नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर कराने वाला हूं। यह वीडियो आपकी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी, क्योंकि यहां पर मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। चलिए यहां पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। कहता है कि हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला। हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है, हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। केवल ए होगा या केवल बी होगा या दोनों यहाँ पर होंगे या तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा केवल बी, यानी कि हमें क्या पता है, हमारे पास अनाज के दाने भी हैं और जानवरों की हड्डियां हैं, जिसके तहत हम लोगों को पता है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाला होगा। पहला वाला यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है आरंभिक कृषक, यानी कि 80,000 वर्ष पहले या 1 लाख वर्ष पहले की यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है। उस वक्त के दौरान ना ही उन लोगों के पास कोई लिखित रिकॉर्ड हुआ करते थे, बल्कि जो इतिहासकार हैं उनको किस जरिए पता चला है कि आरंभिक कृषक किन पशुओं को पालते थे या किस चीज की फसल उगाया करते थे, वो पता चले हैं अनाज के दानों के साक्ष्य से और जानवरों की हड्डियों के द्वारा। पता चला है आरंभिक कृषक क्या करते थे क्या नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे की। आ चुका है, यहाँ पर कहता है नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास, ऋतु प्रवास। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऋतु प्रवास। जो चरावाहे लोग होते हैं वो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं, उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास, मौसम के अनुसार। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, गर्मी के टाइम में ये लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, यानी कि पर्वतों की ओर ये चले जाते हैं। जब सर्दी पड़ने लगती है, यानी कि जब ठंड पड़ती है, तब ये लोग मैदानों में आ जाते हैं। ये इनकी एक विशेषता है ऋतु प्रवास वाले व्यक्तियों की। ये अपने पशुओं के साथ गर्मी के मौसम में पर्वतों पर चले जाते हैं, सर्दी पे ये आपके मैदान में चले आते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे ऋतु प्रवास, जो कि मौसम के अनुसार किया जाने वाला एक प्रवास है, जो कि चरागाह लोग करते हैं, यानी कि अपने पशुओं के साथ जो चरवाहे व्यक्ति होते हैं वो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि सत्यशोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है। श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक पुस्तक याद रखोगे, एग्जाम में पूछी जाती है, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी इनकी दोस्तों पुस्तक है, जो कि महत्वपूर्ण है, सीटेट के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर ज्योतिबा फूले की, जिन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, पहली बात। दूसरी यहाँ पर याद रखो नारायण गुरु के बारे में, इन्होंने एक जाति एक ईश्वर, एक जाति एक ईश्वर एक धर्म, एक धर्म का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। एक जाति एक ईश्वर एक धर्म, याद रखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण है कि भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। यहाँ पर आपको राइट उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा राइट होगा। चलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारत की, भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। इसका कारण है कि भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। दोनों दोस्तों यहाँ पर राइट है, दोनों इसकी सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए थर्ड विकल्प यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता जो होती है उसका उन्मूलन करने के लिए सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में
समानता लाने के लिए, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब अपना देश गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया गुलाम भारत को कहते हैं औपनिवेशिक काल। उस दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन का जो साधन बना था वो दोस्तों बना था समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने। ठीक है, ये एक मुद्दा बन गया था उस दौरान में। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। दोनों राइट हैं, दोनों गलत हैं। ए सही है या केवल बी सही है? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो अशोक का धम्म था वो बुद्ध यानी कि बुद्ध के उपदेशों या बौद्ध धर्म से प्रेरित था। पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर राइट है। केवल और केवल बी इसका राइट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए आखिर ये धम्म क्या था, आखिर ये धम्म था क्या। वाकई में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले धम्म क्या है तब आपको क्या बताना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। धम्म की अगर मैं बात करूँ, धम्म जो कि अशोक के द्वारा अपनाया गया एक धर्म था जो कि बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। इसमें क्या था? बड़ों का सम्मान, छोटे के प्रति एकदम आदर वाला व्यवहार, मतलब कि सभी के प्रति समान दृष्टि, सभी का आदर करो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कैसा भी हो। जीवों की मतलब कि जीवों को मत मारना, यही ये धम्म था। ठीक है, ये था आपके अशोक का धम्म, जिसमें बड़ों के प्रति आदर, उनका सम्मान, यही सब उसमें आपका सम्मिलित है, याद रखेंगे। ठीक है, जो कि बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, ये यहाँ पर होगा। अशोक ने धर्म को अपनाया था। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? मिलान करना है। ये एग्जाम में आपके पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलान से भी 1-2 पूछे जाते हैं। मिलान करें। विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, थॉमस मैकाले और उनके कार्य यहाँ पर है। अंग्रेजी भाषा का प्रसार, प्राचीन संस्कृति का सम्मान, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक, प्राकृतिक वातावरण में सीखना। अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक कौन थे ये आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का यहाँ पर जाएगा थर्ड के साथ। सी का थर्ड आपके पहले में है और यहाँ पर सी का थर्ड वाले में भी है, इतना आपको मालूम होगा। थॉमस मैकाले जो था ये अंग्रेजी जो भाषा उसका प्रसार करता था। ठीक है, डी का यहाँ पर फर्स्ट होगा। डी का यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट होगा। दोनों में यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये प्राकृतिक वातावरण में सीखना, इनका एक सिद्धांत कह लो या इनकी एक सिद्धांत ही मान सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए का यहाँ पर होगा सेकेंड। विलियम जोन्स जो था वो प्राचीन संस्कृति का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक वातावरण में सीखना। महात्मा गांधी ये अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे। थॉमस मैकाले जो कि अंग्रेजी भाषा का प्रसार यानी कि प्रचार प्रसार करता था। यहाँ पर आपको मैंने मिलान वाले यहाँ पर बता दिए। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। इक्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा यहाँ पर कथन आपका राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपसे पूछा है इक्तादार और जागीरदार के विषय में। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे वहां रहकर वह प्रशासन चलाते थे। यहाँ पर ये सेकेंड वाला गलत है, पहला यहाँ पर राइट है। जो आपके इक्तादार और जागीरदारों के विषय हैं उसमें दोस्तों क्या है, ये इनके जो पद हुआ करते थे वो किसी विशिष्ट क्षेत्र के नायक अथवा सैनिक को दिए जाते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत आपका हो गया या मुगल शासन काल में ये आपके पद दिए जाते थे। दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला वाला आप यहाँ पर याद रखेंगे। केवल और केवल ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
कम से कम 4 से 5 बार दोस्तों पूछा गया है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण देती है। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। यहाँ पर आपको राइट उत्तर बताना है। इसको जानने से पहले एक चीज मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट करी है विशेषकर, क्योंकि महत्वपूर्ण हर बार आता है परीक्षा में क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। याद रखो आप, एक पुस्तक का नाम है अकबरनामा, जिसे आप ग्रंथ भी बोल सकते हो। क्या नाम है दोस्तों? अकबरनामा एक पुस्तक है जिसका रचयिता कौन है, लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों क्या लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की है। ये जो ग्रंथ है अकबरनामा, ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भाग में डिवाइड है। पहला भाग जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट भाग, यानी कि प्रथम, इसको बोलते हैं प्रथम भाग, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं दूसरा भाग, तीसरे को बोलते हैं तीसरा भाग। तीसरा वाला जो भाग है इसको आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वाला भाग को बोलते हैं आईने अकबरी, ठीक है। जैसे इनको जो फारसी शब्द में बोला जाता है, पहले को बोलते हैं पहली जिल्द, दूसरे को बोलते हैं दूसरी जिल्द, तीसरे को बोलते हैं तीसरी जिल्द अथवा आईने अकबरी। यानी कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा भाग है, उसका नाम क्या है? आईने अकबरी नाम है। चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चीजें बताता हूँ। पहला अगर भाग आपसे पूछा जाए, जो प्राथमिक भाग है, जो पहला वाला भाग है अकबरनामा का, अकबरनामा 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग में है अकबर के पूर्वज का वर्णन। याद रखोगे, अकबर के पूर्वज का वर्णन पहले वाले में। पूर्वज किस में आएंगे? पहले वाले में आएंगे। दूसरे में आएंगे अकबर का शासन वर्णन। अकबर का जो शासन काल है, शासन का वर्णन है, वो दोस्तों दूसरे वाले भाग में आता है, याद रखोगे, ठीक है। तीसरे की मैं बात करूं, जिसको आईने अकबरी बोला जाता है, उसमें उसका राजस्व व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वेतन व्यवस्था, फसल व्यवस्था, त्योहार, रीतियां, ये सभी आपके आईने अकबरी में आते हैं। यानी कि ये वर्तमान स्थिति को बताता है, ये उसके शासन को बताता है, ये उसके पूर्वज को बताता है, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आईने अकबरी आपसे पूछा है, जो कि थर्ड पार्ट है अकबरनामा का ही, ठीक है। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि अकबरनामा जो ग्रंथ है वो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है, जिसका थर्ड भाग है आपका आईने अकबरी। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, जैसे फसल हो गई, कीमत हो गई, राजस्व हो गया, मजदूरी, इन सभी का उल्लेख आता है आईने अकबरी में, बिल्कुल करेक्ट। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। नहीं दोस्तों, ये फर्स्ट भाग देता है। यहाँ पर थर्ड भाग की बात करी जा रही है, यहाँ पर होना चाहिए था फर्स्ट भाग यहाँ पर, यानी कि सी आपका गलत है, ए और बी यहाँ पर राइट है। ए बी यहाँ पर राइट है, इसलिए पहला वाला विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला वाला। आशा करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग यहाँ पर है 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 4 बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जो आपका एक सेंट थॉमस था, ये 2000 साल पहले भारत में आया था, केरल राज्य में। कहां पर आया था? केरल राज्य में आया था। और ईसाई धर्म का प्रवर्तक या कह लो या प्रचार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सेंट थॉमस था। एक बार क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, भारत में ईसाई धर्म लाने का पहला श्रेय किसको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है, जो कि 2000 साल पहले भारत में आया था, केरल राज्य में सर्वाधिक यानी कि सबसे पहले आया था, याद रखोगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम कथन यानी कि गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। विषम का चयन करें। दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना। यहाँ पर आपका गलत कौन सा है? यहाँ पर गलत है आपका पैमाना। जैसा आप लोग जानते हो कि जो आपकी क्या होती है, मानचित्र होते हैं। मानचित्र के दोस्तों 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा, प्रतीक। पैमाना आपका नहीं होता है, याद रखोगे। आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ पर आपका ये तो गलत है, यानी कि यही इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर एक चीज याद रखो, जो मानचित्र है वो मुख्य तौर पर आपके 3 प्रकार के बताए गए हैं।
पहला मानचित्र आपका बताया गया है भौतिक मानचित्र। कौन सा? भौतिक मानचित्र बताया गया है, जिसमें दोस्तों महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, नदी हो गई, झील, झरने, पेड़ पौधे, ठीक है, इनको जो दर्शाते हैं, नदियों को, पहाड़ों को, झरनों को, ये आपके भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, महाद्वीप, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? महाद्वीप, महासागर, नदी, ठीक है, ये सभी आपके भौतिक मानचित्र दर्शाते हैं। नंबर 1। अब बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं, ये दोस्तों आपके क्या होते हैं? ये दोस्तों किसी देश हो गया या राज्य हो गया, गांव हो गया, या किसी विशेष चीज का जो नक्शा होता है, जैसे देश का या सीमाओं का नक्शा, वो आपके राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। 2 मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तीसरा जो आपका है उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र उसको बोलते हैं, जिसमें दोस्तों अगर वर्षा को दर्शाना है, वर्षा को दर्शाना है, बाग को दर्शाना है, बगीचे को दर्शाना है, उद्योग को दर्शाना है, ठीक है, तो ऐसे में किसका प्रयोग करते हैं? थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको 3 प्रकार के यहाँ पर मानचित्र बताए, और मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर गलत आपका कौन सा हुआ? पैमाना। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की। मूल सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, वह है अवस्था को क्रमागत स्मरण करना। स्मरण करना, रटाना, व्याख्या, ये गलत होता है ना, आप जानते ही होंगे। तो पहला तो यहाँ पर आपका गलत होगा ही। संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना। दृश्य समृद्ध पाठ पुस्तकों का प्रकाशन गलत है, उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद देना। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका है सेकेंड विकल्प, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना, ठीक है, जो कि मूल सिद्धांत किसका होगा? सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में होगा, जो कि शास्त्रीय उपागम अप्रोच को यहाँ पर निर्देशित करता है, सेकेंड वाला विकल्प। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1929 में। कब? 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। भारतीयों द्वारा इलवर्ट बिल को यहाँ पर क्या आगे है? वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिएगा। इलवर्ट बिल जो था उसको वापस लेने का विरोध क्यों हुआ, आपको बताना है। यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बिना था। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। भारतीयों ने इलवर्ट बिल का विरोध नहीं किया, बिल्कुल किया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका थर्ड विकल्प। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, इसलिए भारतीय लोगों ने इलवर्ट बिल को क्या किया था? वापस लेने का विरोध किया था। थर्ड विकल्प यहाँ पर एकदम बिल्कुल राइट उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आ चुका है। पूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूल विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सोशल साइंस की जो क्लास होती है उनमें से आपकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो कि मुख्य रूप से होनी चाहिए, आपको बतानी है। असाधारण शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा विशेष प्रगति गलत है। यहाँ पर है असाधारण की बात करी गई है, इसलिए गलत है। सभी बच्चों का नामांकन होता है, बिल्कुल होता है, सभी लोग जानते हैं। ऐसी खबरें जो ज्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता करे, खबरें यहाँ पर लेना देना नहीं है, बल्कि आपको सामाजिक विज्ञान की मूल विशेषता बतानी है। ड्रेसिंग अधिगम सामग्री का उपयोग गलत होगा। राइट आपका यहाँ पर होगा सभी बच्चों का नामांकन होता है, जो कि पूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूल विशेषता यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। यहाँ पर इनको काल के क्रम अनुसार आपको लगाना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको करना क्या है? एकदम बेहतरीन ढंग से आपको क्रम से लगाना है। भाप इंजन का आविष्कार, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, भारतीय कपड़ों का पतन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। आपको यहाँ पर इनकी डेट अगर मालूम होगी तभी आप इनको काल क्रमानुसार लगा पाओगे। चलिए आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चीजें बताना चाहूंगा। भाप के इंजन की अगर मैं बात करूं, किसकी? भाप के इंजन का जो आविष्कार हुआ था 1786 में। 1786 में रिचर्ड आर्क राइटर ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है।
भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जानते होंगे 1854 में। कब? 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कपड़ों का जो पतन शुरू होने लगा था, जो आपकी औद्योगिक जो आपके क्या थे, जो औद्योगिक कारखाने थे, भारतीय कपड़ों का जो पतन होने लगा था, उस वक्त के दौरान आपकी 1830 की बात की गई है। ठीक है, 1830 में भारतीय कपड़ों का पतन होने लगा था। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जो कि कपास से क्या बनती है, कपड़ा बनाने वाली एक तरीके की एक मशीन थी। ठीक है, ये आपका इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार दोस्तों 1764 में हुआ था। कब? 1764 में हुआ था। अब आपको लगाना है क्रम से। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? 1764 आएगा, यानी कि स्पिनिंग जेनी आपका सबसे पहला आएगा, यानी कि डी वाला पहला आएगा। यहाँ पर डी आपके यहाँ पर तीसरे में भी है और चौथे वाले में भी है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? पहले नंबर पे दोस्तों डी आएगा। डी के बाद उसके बाद में आएगा भाप का इंजन, यानी कि ए आएगा। डी के बाद आपका ए आएगा। ए के बाद दोस्तों 1764 के बाद 1786, 1786 के बाद में 1830, यानी कि आपका सी आएगा। कौन सा दोस्तों आएगा? सी यहाँ पर आएगा। उसके बाद में फिर लास्ट में आपका कौन सा आएगा? बी आएगा। इस प्रकार DAC, DACV, DACB आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। भाप के इंजन का आविष्कार 1786 में रिचर्ड आर्क राइटर ने किया था। ठीक है, याद रखोगे। भारतीय कपड़ा मिल 1854 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, भारतीय कपड़ों का पतन 1830 में शुरू हुआ था। स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी कपास वाली, जिससे कपड़ा बुनाया जाता था 1764 में। ठीक है, तो इतना आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पर कहता है कि अगर पृथ्वी को बराबर देशांतरीय विश्व के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र के देशांतर को घेरेगा। कितना देशांतर घेरेगा? 0, 15, 20 या 30 अंश देशांतर। यहां पर राइट आंसर होगा 15। जो दोस्तों अपनी जो क्या है पृथ्वी देशांतरीय विश्व के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है, बटी हुई है, जो कि प्रत्येक क्षेत्र एक क्षेत्र 15 ऐसे करके 24 क्षेत्रों में आपकी विभाजित है। याद रखोगे, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी तो आपका होगा इसमें 360 देशांतरीय मान होगा ना इसका। तभी तो जब 15 एक क्षेत्र को घेरता है, ठीक है, 15 एक क्षेत्र को घेरता है, बल्कि 24 क्षेत्र में ये डिवाइड है। यहाँ पर 15 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कहता है कि सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या है, हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। प्रगतिशील अध्यापक बिल्कुल राइट है। कैसे करता है? कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। कभी कभी भाग लेने के लिए गलत होगा। दी गई या दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान निर्माण करने के लिए, ये भी गलत होगा। उनके निकटतम प्रश्न हैं, ये भी गलत होगा। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक सामाजिक विज्ञान का एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा ही अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। कैसे करता है? कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर पहला कथन होगा। मध्याह्न भोजन की जो मुख्य तौर पर भूमिका है अथवा उद्देश्य है, वो है कि प्रवेश को बढ़ाना और प्रवेश बनाए रखना। विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करना, यानी कि प्रबलित करना, ये यहाँ पर गलत है। बच्चों के अंतर जो जातिगत भावनाएं हैं उनको विकसित करना इसका उद्देश्य नहीं है, गलत है। बच्चों में भूख की समस्या को कम करने के लिए, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम आपका चालू किया गया, बिल्कुल राइट। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना भी होगा। यहाँ पर आपका बी गलत है। बी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर उसको उड़ा दो, यहाँ से फटाक से बी वाला काट दो यहाँ से। ठीक है, बी वाला तो बचेगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला, जो कि राइट उत्तर होगा आपका सेकेंड विकल्प ACD। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
कपास को उगाने से सूती वस्त्र या कमीज बनने तक के सभी यहाँ पर है चरणों को सही क्रम में लगाएं। यानी कि जो कपास होता है, कपास आपके खेत पर होता है, यानी कि फसल उगाई जाती है, उससे बनती है जो हम लोग पहनते हैं कमीज। ठीक है, जो कमीज है उसका निर्माण किस प्रक्रिया के तहत होता है, किन चरणों से गुजरती है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले कटाई होती है कपास की, फिर क्या होता है ओटन, फिर कताई, फिर बुनाई। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यही वाला होगा। यहाँ पर सबसे पहले यही वाला होगा। सबसे पहले कपास को काटा जाता है। ठीक है, काटने के बाद ओटन होता है, ओटन के बाद उसमें कताई होती है, कताई के बाद बुनाई होती है। ठीक है, लास्ट में बुनाई होती है, इसलिए यहाँ पर सभी के सभी गलत दिए गए हैं। कटाई सबसे पहले होगी कपास की। ठीक है, यहाँ पर राइट उत्तर आपका होगा पहला विकल्प। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 22 की बात कही गई है। अनुच्छेद 22 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत के दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा। 21 क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, पानी का अधिकार, हवा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला राइट उत्तर होगा 22, अनुच्छेद 22। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। आरंभिक मानव के पाषाण काल स्थलों से प्राप्त प्रमाणों का मिलान करें। यहाँ पर आपके कुछ पाषाण काल के जो पुरा स्थल है उनके नाम दिए गए हैं, उनसे जो प्राप्त चीजें हैं उनको आपको करना क्या है, मिलान करना है। कुरनूल एक गुफा है, भीमबेटका है, हुंसगी पुरा स्थल है, पटना। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको करके अगर मैं बताऊं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कुरनूल की गुफा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है कुरनूल की गुफा। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि भस्म कह लो या राख कह लो। राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुरनूल गुफा से। पहले का यहाँ पर होगा किसके साथ, पहले का यहाँ पर होगा सेकेंड। पहले का सेकेंड आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड विकल्प में ही है, इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर राइट होगा। बाकी सभी यहाँ पर दोस्तों आपके गलत दिए गए हैं। चलिए बाकियों का भी यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं, आपकी गुफाएं हो गई, कंदराएं हो गई। ठीक है, ये सभी वहां से प्राप्त हुए हैं। हुंसगी आपका कर्नाटक में है, जहाँ पर क्या है प्राप्त हुए हैं, हुंसगी से। हुंसगी दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपका एक स्थल है जहाँ पर आपके क्या मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके आवास के स्थल और उद्योग स्थल। ठीक है, यहाँ पर ये आपके मिले हैं। मैं बात करूं अगर किसकी, पटना की। पटना, यहाँ से पटना नहीं लिखा है, ये दोस्तों यहाँ पर है पटने। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर पटने आप कर लीजिएगा, पटने। ठीक है, पटने ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर मैं दोबारा इसको लिखना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका है पटने। पटने दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पटने एक पूरा स्थल है जहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डी का यहाँ पर फर्स्ट के साथ होगा, थर्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया, करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष यानी कि भस्म के अवशेष, भीमबेटका गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में, हुंसगी से आवास और उद्योग के स्थल प्राप्त हुए हैं। याद रखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पटना नहीं पटने है। पटने एक पूरा स्थल है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए थे। थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर आपको करना है। अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, भारतीय महामरुस्थल, दक्कन पठार, पूर्वी घाट। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब की ओर आपको ले जाना है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, जो आपका भारतीय महामरुस्थल है, ये राजस्थान में पड़ता है, ये आपके पश्चिम में आता है। यानी कि पहले नंबर पे आपका कौन सा आएगा, आपका आएगा यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल, यानी कि सी पहले नंबर पे यहाँ पर आएगा।
उसके बाद में आपकी अरावली श्रृंखला आती है, यानी कि उसके बाद में आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों विंध्य श्रृंखला यानी कि बी आएगा। विंध्य श्रृंखला के बाद दक्कन का पठार जो कि झारखंड वाले इलाके में पड़ता है, यानी कि ये पूरब में आ रहा है, यानी कि उसके बाद में डी आएगा। उसके बाद में पूर्वी घाट जो कि सबसे पूर्व में ही है, यहाँ पर आपका ई आएगा। CABDE, CAB, ठीक है, CABDE, यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 6 ज्योग्राफी के मैप से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आ चुका है मैप, जहाँ से एग्जामिनर ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर लगाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल जो कि दक्षिण में है। ठीक है, भारतीय महामरुस्थल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अरावली श्रेणी दूसरे नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे आपका मरुस्थल आएगा, दूसरे नंबर पे आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला आएगी। उसके बाद में चलोगे तो आपकी विंध्य श्रेणी, विंध्यांचल वाली पर्वतमाला आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपका यहाँ पर एक क्षेत्र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दक्कन का पठार पड़ेगा। कौन सा? दक्कन का पठार यहाँ पर आएगा। उसके बाद में दोस्तों पूर्वी घाट, आपका यहाँ पर पूर्वी घाट आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए, जो मैंने जितना आपको यहाँ पर समझाया वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसलिए मैंने आपको क्या बताया है, भारतीय मरुस्थल सबसे पहले आपका कहाँ पड़ता है, ये दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण के बाद आपकी अरावली श्रृंखला आती है, उसके बाद में विंध्य श्रृंखला, उसके बाद में दक्कन का पठार, बाद में सबसे लास्ट में पूर्वी घाट आता है। इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? महाराष्ट्र से क्या गुजरती है? नहीं। उड़ीसा से गुजरती है? नहीं। मध्य प्रदेश से गुजरती है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं गुजरती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिला के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर क्या बोला गया है, महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने और संघर्ष को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। प्रचार कर रही हैं क्या? प्रचार तो नहीं कर रही हैं। विरोध कर रही हैं? किसी का विरोध भी नहीं कर रही हैं। जागरूकता में वृद्धि कर रही हैं? नहीं किसी को जागरूक कर रही हैं। एकता का प्रदर्शन कर रही हैं, यानी कि वे सभी महिलाएं एकजुट होकर महिला दिवस पर एकत्रित हो रही हैं, यानी कि अपनी एकता का प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर आपका 4 विकल्प कैसा होगा? यहाँ पर 4 वाला राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहता है कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और राइट आंसर आपको बताना है। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। पहला विकल्प बिल्कुल राइट है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, जहां पर बिल्कुल कम वर्षा होती है, जैसे जहां आप रह रहे होगे इलाके में, गांव में अथवा शहर में, आसपास देखना आप, जहां पर बिल्कुल मध्यम वर्षा होती है तभी भी घास के स्थल आपके उग आते हैं। ओके, और जहां कांटेदार आपकी झाड़ियां उगती हैं वहां शुष्क क्षेत्र में पैदा होती है। जैसे रेगिस्तान ले लो, वहां पर आपकी कांटेदार जो झाड़ियां हैं वे ही वहां पर पैदा होंगी शुष्क क्षेत्रों में। बात करूं यहाँ पर पहला वाला कथन आपका राइट हो गया। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। यहाँ पर कैसा होगा? ये भी बिल्कुल राइट होगा। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तीनों आपके यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होंगे। याद रखो, यहाँ पर वनस्पति के बारे में जितने स्टेटमेंट हैं ये सभी यहाँ पर आपको कैसे होने चाहिए, याद होने चाहिए, यानी आप इनको समझ लो बस काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की। यहाँ पर कहता है कि सही कथन का चयन करें। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। क्या दोस्तों ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है? नहीं, ऑक्सीजन आपकी मात्र 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, कितनी? 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ओके, तो नाइट्रोजन होना चाहिए था, पहला गलत।
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं, पशु जानवर इनको लेते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल राइट बोला गया है। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापन होता है, नहीं। जो आपकी ओजोन गैसें होती है जैसे कार्बन डाई है, इनके बढ़ने से भूमंडलीय तापन बढ़ता है, ना कि ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर आपका सेकेंड विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोग अथवा जानवर ऑक्सीजन लेते हैं तथा पेड़ पौधे ऑक्सीजन को हम लोगों के लिए देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यहाँ पर सेकेंड विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कहता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष कारक पता होने चाहिए। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, पहला दूसरा। पहला आपका होता है प्रतिकर्ष। पहला कौन सा होता है? प्रतिकर्ष होता है। दूसरा होता है अपकर्ष। पहला होता है प्रतिकर्ष, दूसरा होता है अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो स्थान को छुड़वाते हैं। क्या करते हैं? जो छुड़वाने का काम करते हैं, जो स्थान को छुड़वाते हैं। जैसे आपकी बीमारी हो गई, अशिक्षा हो गई, आपके पास मकान नहीं है, पानी पीने के लिए आपके पास पानी नहीं है, आपके पास रुपए नहीं है, ठीक है। ये सभी कारण प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत दो व्यक्ति क्या करता है? प्रवास करता है। उसके पास ना घर है, ना मकान है, ना पैसा है, ना बीमारी के लिए उसके पास कुछ भी हॉस्पिटल है। तो ये आपके कारण होते हैं, यानी कि जो छुड़वाते हैं, घर को छुड़वाते हैं, किसी जगह को छुड़वाने का कारण बनते हैं, वे आपके प्रतिकर्ष होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया। अपकर्ष क्या होते हैं? जो आकर्षित करते हैं। जैसे शिक्षा को आकर्षित करना है, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, बढ़िया मकान है, ठीक है, पानी भी उपलब्ध है, जीवन यापन के बेहतर आपके पास अवसर है। ये सभी अपकर्ष कारक होते हैं जो लोगों को मोहित करते हैं, जो स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, वे आपके अपकर्ष कारक होते हैं। जो छुड़वाते हैं वे आपके प्रतिकर्ष होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझो। प्रतिकर्ष आपसे पूछा है, प्रतिकर्ष का मतलब प्रतिकूल आप समझ लो, जिनसे उनका स्थान छुटता है। प्राकृतिक आपदा अगर आ गई तो ये आपका कैसा होगा? आपका प्रतिकर्ष होगा। पानी की कमी भी प्रतिकर्ष होगी। आपदा है, बाढ़ है, स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना, शिक्षा का अभाव, ये सभी आपके प्रतिकर्ष कारक में आते हैं। जीवन यापन के बेहतर स्तर, ये आपके अपकर्ष में आएगा, ठीक है, अपकर्ष में आएगा। शिक्षा का होना, ये भी दोस्तों आपके अपकर्ष में आएगा। पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। प्रवास को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? शहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाता है। मुगल काल की अगर मैं बात करूं, वहां पर जो आपकी उत्तराधिकार की जो परंपराएं चलती थी, उसमें शहदायाद प्रथा चलता था। कौन सा? शहदायाद प्रथा आपका चलता था, जिसके तहत समस्त पुत्रों के बीच में विभाजन बराबर कर दिया जाता था, ठीक है। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है? जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको ही अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु मुगल काल में ऐसा नहीं था, वहां पर शहदायाद प्रथा चलती थी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? शक्तियों को लेकर संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र व राज्यों के बीच में ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना या अतिक्रमण करना यह कृत्य है, कैसा है? बेदखली का है, अवपीड़न या बलात्कार का है, उल्लंघन का है या मुआवजा का है? यह है उल्लंघन का। उल्लंघन करना या कानून को तोड़ना, अतिक्रमण करना, ये आपका उल्लंघन होगा, कानून का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? छात्रों को, यानी कि लड़कों की बात करी गई है। लड़कों को कौन सी यहाँ पर रूढ़िवादिता जो चुनौती देता है, चुनौती देने का काम करता है, वो आपको बताना है। केक बनाने वाला पुरुष शेफ, पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये आपका नहीं देगा। पुरुष भरतनाट्यम नृतक, पुरुष पार्श्व गायक। पुरुष आपके गायक भी होते हैं, ये आपकी रूढ़िवादी धारणा हो सकती है।
पुरुष भरतनाट्यम नृत्य करते हैं? भरतनाट्यम नृत्य जो होता है वो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। ये लड़कों के लिए एक चुनौतीपूर्ण, एक रूढ़िवादिता धारणा होगी, इसलिए आपका यहाँ पर यही वाला राइट उत्तर होगा, भरतनाट्यम नृत्य, जो कि छात्राओं के द्वारा यानी कि लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जबकि ये छात्रों यानी कि जो लड़के हैं उनको यहाँ पर चुनौती देने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह आपको पहचानने हैं, जो कि आपसे कृषि से संबंधित ना हो, वो वाले आपको यहाँ पर कथन बताने हैं। टोकरी बनाना ये भी कृषि से संबंधित नहीं है। धान रोपण आपका कृषि से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन बनाना कृषि से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक आ गया कृषि से संबंधित, इसलिए ये गैर कृषि यानी कि कृषि से संबंधित नहीं होगा। यानी कि इसमें आपका एक तो है कृषि से संबंधित, दूसरा नहीं है, तो आपका ये नहीं हो सकता है। ऐसा आपको ढूंढना है जो कि सभी के बारे में वहाँ पर कृषि के बारे में ना बताया गया हो। दूसरा देखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना ये कृषि से संबंधित नहीं है। निराई करना ये दोस्तों कृषि से संबंधित है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। ईंट बनाना ये कृषि से संबंधित नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी नहीं है। निराई करना ये तो खेतों से संबंधित है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चा चौथा, मिट्टी के बर्तन बनाना ये आपका खेती से संबंधित नहीं है। बुनाई करना, जैसे कपास की बुनाई करना, वस्त्रों की बुनाई करना, ये भी आपका कृषि से संबंधित नहीं है। ईंट बनाना ये भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प इसका राइट आंसर होगा, जो कि कृषि क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। गैर कृषि क्रियाकलाप वाला समूह आपका 4 विकल्प यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? यहाँ पर इसका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार या विरोध या आलोचना करता है, उससे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। यह है 1870 के राजद्रोह का अधिनियम, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 36, भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित में से हैं? कोई भी किसी भी जाति या लिंग, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, यहाँ पर बिल्कुल राइट है पहला वाला। केवल ब्राह्मण ही भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसा तो नहीं है केवल जो ब्राह्मण है वही भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हो, वो तो सभी लोग करते हैं। वहाँ पर पहला वाला राइट जो दिया गया। देवी देवता के समक्ष समर्पण पर जोर देता है, ये भी है राइट उत्तर भक्ति में। विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर देता है, विस्तृत बलिदान पर नहीं जोर देता है, ये गलत है। यहाँ पर राइट आपका कौन सा है? ए और सी। ए और सी किस ऑप्शन में है? आपके चौथे ऑप्शन में है, इसलिए ए और सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पहला वाला और तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी यानी कि मृदा गीली होने पर यहाँ पर क्या लिखा है? लसलसी यानी कि जो मिट्टी में जब पानी पड़ता है तब उसका एक रंग, मतलब कि उसकी जो रूपरेखा तैयार होती है, उसे बोलते हैं लसलसी, यानी कि चिपचिपाहट वाली मिट्टी हो जाती है। तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। वो आपकी मृदा है काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा, जिसमें क्या होता है दोस्तों, लसलसी आपकी हो जाती है। ठीक है, काली जो मिट्टी होती है कपास के लिए उपयुक्त मानी गई है। काली कपास के लिए आपकी काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको काली मिट्टी बताया। जलोढ़ मिट्टी ये गंगा, ब्रह्मपुत्र अथवा यमुना नदियों के द्वारा लाए गए उत्तर भारत में अवसादों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर 38 नंबर के क्वेश्चन की। अभिकथन ए, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। कारण है कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमत्तू लोगों की तुलना में सरल था। क्या यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं अथवा यहाँ पर दोनों गलत हैं? आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे, बिल्कुल राइट बोला है। एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना एकदम घुमत्तू लोगों की तुलना में सरल था, बिल्कुल दोनों यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। एक अध्यापिका नागालैंड यानी कि नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती के बारे में चर्चा कर रही है। इनमें से किस समुदाय का संदर्भ
कक्षा चर्चा में होगा। यानी कि सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है नागालैंड में, वो किस समुदाय से जुड़ी हुई है, किस समुदाय से वो आपकी संबंधित है? वो दोस्तों चखेसंग समुदाय से, चखेसंग समुदाय से संबंधित है। यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 विकल्प होगा, चखेसंग समुदाय। क्वेश्चन नंबर 40 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, बिल्कुल राइट, कृषि आपकी प्राथमिक क्रिया है। कथन बी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है, बिल्कुल। दोनों यहाँ पर दोस्तों कैसे हैं? दोनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट उत्तर होंगे दोस्तों। कृषि एक कैसी है दोस्तों? एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि हो गए, जानवर को पालना, खनन करना, वनों को काटना, ये सभी आपकी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, कृषि के अंतर्गत ही कुछ आपकी शाखाएं हैं। जैसे मैं पीसी कल्चर की बात करूं, पीसी कल्चर, यहाँ पर कल्चर आप लिख लीजिएगा, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली का जो किसी निर्मित विशेष तालाब या टैंक में जो प्रजनन होता है या मछलियों का जो पालन होता है, वो दोस्तों पीसी कल्चर कहलाता है। याद रखो यहाँ पर पहला पॉइंट, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को। दूसरी बात यहाँ पर याद रखो, आप क्या याद रखोगे? बीटी कल्चर। कौन सी कृषि दोस्तों? बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर वाली खेती। अंगूर वाली जो खेती होती है उसको बोलते हैं बीटी कल्चर। याद रखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर मैं बात करूँ किसकी? फल फूल वाली कृषि, जिसमें आपके फल हो गए, फूल हो गए, सब्जी हो गई, ठीक है, इस कृषि को क्या बोलते हैं? इस कृषि को बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर इस कृषि को बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए ये सभी क्वेश्चन है। फल फूल वाली कृषि को हार्टिकल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर दोस्तों बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं मछली वाले पालन को। एक और याद रखो आप, सेरी कल्चर। क्या याद रखो? सेरी कल्चर किसको बोलते हैं? रेशम के कीटों का पालन। रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका जो पालन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेरी कल्चर। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हैं, 3 वाला राइट उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? इस अधिकार को दोस्तों कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ओके, याद रखो यहाँ पर। चलिए बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। विविधता भारत की एक शक्ति का एक स्रोत है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। भारत की विविधता में एकता है, बिल्कुल। ये मुहावरा किसने दिया था? भारत में विविधता में एकता है, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ये भी करेक्ट है। विविधता भेदभाव का भी स्रोत हो सकती है। यहाँ पर हो सकती लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हो भी सकती है और बिल्कुल वैसा भेदभाव को ये दर्शाती नहीं है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, यहाँ पर आपका होगा। अगर मैं यहाँ पर आपका सी वाला ना मानूं तो ए बी डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए बी डी। परंतु अगर सी को मान लूं तो यहाँ पर पहला वाला होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो ए बी सी डी दोनों माने गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया हो सकती है, इसलिए इसको राइट माना गया है। अगर यहाँ पर कहा जाता विविधता भेदभाव को दर्शाती है, तब आपका यहाँ पर गलत माना जाता, याद रखो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 43 नंबर के क्वेश्चन की। तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों को मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित तवा बांध क्षेत्र, नर्मदा नदी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो ये आपका है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन की। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इसका 4 वाला। मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। इसको जन्मदाता किसको माना जाता है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब दोस्तों क्या हो रहा था, जब आपकी अमेरिका और जो रसिया यानी कि उस वक्त में सोवियत संघ इसको बोला जाता था, इन दोनों में एकदम शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। भारत ने इनको अलग रखा, भारत ने दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिसको बोलते गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। 45 नंबर का क्वेश्चन।
बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर, किस राज्य में। तमिलनाडु यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर, जहाँ पर सबसे पहले आपकी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। 46 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है। मानव संबंधों का अध्ययन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका, यमुना की क्या भूमिका है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजमहल को ही नदी तक या नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। यहाँ पर सेकंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की जो भूमिका है वो है राजमहल को नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए आदिवासी समुदाय और स्थान। यहाँ पर आदिवासी समुदाय है और उनका यहाँ पर स्थान है। आपको यहाँ पर करना क्या है, इनका करना है आपको मिलान। चलिए आपको यहाँ पर दोस्तों बताते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, बन गुज्जर की मैं बात करूँ, बन गुज्जर जो है ये दोस्तों आपके उत्तराखंड में रहा करते थे। ओके, उत्तराखंड में रहा करते थे। अगर मैं बात करूँ लामबाड़ी की, लामबाड़ी जो है ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। लंबाड़ी आंध्र प्रदेश से। आपको मालूम होगा जो बकरवाल हैं, बकरवाल आपके कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों, बकरवाल आपके जो संबंधित हैं ये कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से, कश्मीर से संबंधित है। गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, भरमौर वाले डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर इस प्रकार सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। बन गुज्जर मैंने क्या बताया आपको, उत्तराखंड बताया। लंबाड़ी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश। बकरवाल मैंने कश्मीर बताया। गद्दी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश मैंने यहाँ पर आपको बताया। याद रखो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन की। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। यानी कि जो सबसे कम खरीदी जाए अथवा बेची जाए वो कौन सी वस्तु है। लैपटॉप, कवर, मोबाइल फोन ये बहुत बिकते हैं। कार, इंजन और पहिए क्या बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। फ्रिज, कवर, चाय, बर्तन ये भी बिकते हैं। नाखून कटर यानी कि श्रृंगार प्रसाधन ये भी खूब बिकते हैं। लेकिन जो बिकता नहीं है कार, इंजन आपके नहीं बिकेंगे साप्ताहिक बाजार में। ओके, तो यहाँ पर यही राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पृथ्वी 365 दिन सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल करेक्ट है। 365 दिन का ही टाइम लेती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों इसमें नहीं जोड़ते, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 का होता है, गलत है। यहाँ पर ए और बी इसका राइट उत्तर होगा। ए और बी पहला ही विकल्प। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। अगर नए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।